उस बैठक का केवल सार मैं आपको बताऊंगा। बैठक में सर्वसम्मति से 3 बड़े निर्णय लिए गए। पहला निर्णय, एक विशाल कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान प्रिंटेड फॉर्म्स और डिजिटल दोनों के माध्यम से 1 नवंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक चलाया जाएगा। ये निर्णय भी लिया गया कि हर वार्ड, हर गांव, हर मोहल्ले के अंदर कांग्रेस के नेतागण कांग्रेस की सदस्यता फॉर्म को लेकर जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा जनमानस को कांग्रेस से जोड़ेंगे। ये निर्णय भी लिया गया कि आज के दिन जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं सरकार की बेरहम नीतियों की मार झेल रहे हैं, तो कांग्रेस के सदस्यता अभियान को उस पीड़ा से जोड़ा जाएगा और बाकायदा इस बात के लिए जागरण किया जाएगा, जागृति पैदा की जाएगी कि पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम, खाना पकाने के तेल के दाम, सब्जियों के दाम, दूसरी खाद्य वस्तुओं के दाम, और जिस प्रकार से अफरा तफरी का अर्थव्यवस्था का माहौल है जिसमें करोड़ों बेरोजगार हो गए हैं और युवाओं के लिए रोजगार नहीं, उसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही हल है, और वो है कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान से जुड़ना। कांग्रेस के सदस्यता अभियान से जुड़िए, कांग्रेस की नीतियों से जुड़िए, भाजपा से निजात दिलवाइए देश को और इसे देश का सबसे बड़ा सदस्यता अभियान बनाइए। दूसरा पहलू, जिस प्रकार का नफरत, बंटवारे और एक दूसरे को लगातार छीछा लेदर करने, वो सोशल मीडिया हो जहां मीडिया के साथियों को भी सही बात कहने से गंदी गालियां दी जाती हैं, वो सामाजिक ताना बाना हो जहां एक हिंदुस्तान के एक बॉलर को उसके धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, वो आम जनमानस हो, अगर वो मोदी जी या भाजपा की नीति पर सवाल खड़ा कर देगा तो उस पर एफआईआर दर्ज करवा महीनों तक जेल के अंदर ठूस दिया जाता है। एक पूरा जो नफरत का वातावरण है, उस नफरत के वातावरण को जिसमें हिंदुस्तान के संविधान और प्रजातंत्र दोनों पर हमला है, उससे लोहा लेने के लिए एक वैचारिक जंग का ऐलान, एक वैचारिक लड़ाई का ऐलान ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने करने का निर्णय लिया, जिसमें प्रदेश और देश के सबसे बड़े नेता भी शामिल हों और साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी शामिल हो। और तीसरा पहलू था एक व्यापक जमीनी आंदोलन। कांग्रेस अध्यक्षा के नेतृत्व में खास तौर से राहुल गांधी जी ने जो बात इस पूरी बैठक में कही, ये निर्णय लिया गया कि केवल एक रास्ता है और वो रास्ता है एक व्यापक जमीनी आंदोलन। कांग्रेस पार्टी ने उसे जन जागरण अभियान का नाम दिया है, एक नई जागृति जनता में पैदा करने का। और 14 नवंबर से लेकर 29 नवंबर 2021 तक पहला चरण इसका हमने लागू करने का निर्णय किया है, दूसरे चरण की घोषणा बाद में करेंगे। और उसमें इन सब बातों पर लेकर डूबती अर्थव्यवस्था, जाती नौकरियां, कटती तनख्वाहें, बंद होते उद्योग, लुटते छोटे छोटे दुकानदारों के धंधे, पेट्रोल, डीजल, गैस आम जनमानस की पहुंच से बाहर, खाना पकाने के तेल से लेकर खाना खाने की सब वस्तुएं आम आदमी के बजट से बाहर, इन सब को लेकर एक व्यापक जन जागरण आंदोलन की शुरुआत करने का आह्वान किया और जिसमें सब लोग हिस्सा लेंगे।
आखिर में कांग्रेस पार्टी की इस विशेष बैठक ने, जिसमें पूरे देश के नुमाइंदे थे, उन्होंने यह स्वीकार किया कि आज भाजपा आरएसएस का नफरत और बंटवारे का एजेंडा जो है, उससे भारत का प्रजातंत्र खतरे में है। मैं फिर दोहराऊंगा, इस बैठक ने यह स्वीकार किया कि भारत का प्रजातंत्र और भारत के संवैधानिक मूल्य, भाजपा आरएसएस ने संविधान पर भी हमला बोला है और प्रजातंत्र पर भी हमला बोला है और भारत मां को जख्म दिए हैं, भारत मां के बच्चों को जख्म दिए हैं जो नासूर बन गए हैं। और इन जख्मों को भरने के लिए जो हमारी भारतीय संस्कृति का वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारा पुराना सिद्धांत है प्रेम और भाईचारे का, उसके लिए भी निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यह इस बैठक का सार था। इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न लूं, हम एक बहुत सनसनीखेज दूसरी बात और आपके बीच में लेकर आए हैं। अक्सर हम एक विषय से दूसरे विषय को नहीं जोड़ते, पर आज एक विशेष दिन है। मेरे साथ मेरे साथी दिनेश गुंडू राव जी हैं, जो गोवा और तमिलनाडु दोनों के प्रभारी हैं, और कल शाम को एक टेलीविजन चैनल के माध्यम से महामहिम के राज्यपाल के पद पर बैठे, भाजपा द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा मनोनीत राज्यपाल के पद पर बैठे श्री सत्यपाल मलिक जी ने जो एक सनसनीखेज खुलासा किया है, उससे खूब खाऊंगा और खूब खिलाऊंगा, यह भाजपा की नीति है, उसकी पोल खुल गई है। चार बातें मैं कहूंगा और फिर दिनेश जी उसमें अपनी बात जोड़ेंगे और हम आपके सवाल लेंगे। सत्यपाल मलिक जी अक्टूबर 2019 से अगस्त 2020 तक गोवा के गवर्नर थे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गवर्नर नियुक्त किया था। जो उन्होंने कहा, पहले मैं कोट अनकोट में आपको पढ़कर बताऊंगा और फिर तीन बातें उससे जोड़ूंगा। उन्होंने कहा, देयर वॉज करप्शन, एंड आई कोट, देयर वॉज करप्शन इन एवरीथिंग द गोवा गवर्नमेंट डिड. Its plan on door-to-door distribution of ration during COVID was impossible. It was done on the insistence of a company that paid money. I was asked by people, including those in opposition, to investigate the matter. I probed the matter and informed the Prime Minister. The PM asked the same people who were behind the plan about the allegation. It is obvious those involved will not accept what they did. In the end, I was removed and the CM was retained. साथियों, राज्यपाल के संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति ने न केवल गोवा के भाजपा के मुख्यमंत्री, बल्कि देश के प्रधानमंत्री की भूमिका को ही संदेह नहीं, शायद सच्चाई के इल्जामों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। तीन बड़ी बात उन्होंने कही। पहली, उन्होंने कहा कि डोर टू डोर डिलीवरी पर बैन लगा दिया गया कोरोना के दौरान गोवा में बीजेपी की सरकार के द्वारा, वहां के मुख्यमंत्री सावंत साहब के द्वारा, और सारा ठेका एक विशेष कंपनी को दिया जिससे रिश्वत ली गई। यह मैं नहीं कह रहा, ये दिनेश गुंडू राव जी नहीं कह रहे, ये गोवा के उस समय के गवर्नर कह रहे हैं, जो आज भी महामहिम के पद पर हैं। गवर्नर ये कह रहे हैं कि गोवा की बीजेपी की सरकार ने मूलभूत इस्तेमाल की चीजों की खरीद पर बैन लगाकर एक कंपनी से पैसे लेकर डोर टू डोर डिलीवरी का इंतजाम किया, जिसका उपभोक्ता गोवा के लोगों ने। दूसरी बात, गवर्नर यह कहते हैं कि उन्होंने बार बार कहा कि अगर यहां से आप माइनिंग के ट्रक्स निकालेंगे तो गोवा में कोरोना फैलने का और ज्यादा अधिक चांस है, गोवा के लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ेगी। इसके बावजूद भी
भाजपा के गोवा के मुख्यमंत्री ने माइनिंग माफिया से मिलकर वो ट्रक निकालने की इजाजत दी। नतीजा क्या है? गोवा में 1,77,915 लोग कोरोना वायरस से ग्रस्त हुए और 3,358 गोवा के नागरिकों की मौत हुई। क्या ये सारा काम भी उसके अंदर उनकी जिम्मेवारी नहीं? हमारी इसलिए सीधे सीधे 5 छोटे से सवाल हैं और मांग हैं। गोवा के मुख्यमंत्री और गोवा की भाजपा सरकार को वहां के महामहिम द्वारा भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने के इल्जाम के बाद एक दिन भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। गोवा के मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट को बर्खास्त किया जाए। दूसरा, गोवा के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के वो सब लोग और अधिकारीगण जो इसमें संलिप्त थे, उन पर एफआईआर दर्ज कर बाकायदा जांच बिठाई जाए। और क्योंकि यहां बिल्ली दूध की रखवाली है, प्रधानमंत्री को जब भ्रष्टाचार के बारे में बताया गया तो उन्होंने गवर्नर को हटा दिया, मुख्यमंत्री को हटाने की बजाय। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के नीचे यह जांच हो। तीसरा, ईडी, एसएफआईओ और सीबीआई की एक पैरेलल जांच भी गोवा के मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार के लोगों के खिलाफ खोली जाए। चौथा, देश के प्रधानमंत्री जवाब दें। यह खबर है आज गोवा के सबसे प्रोमिनेंट अखबारों की। उस पर लिखा है, गोवा सीएम इज करप्ट, ही वॉज रिटेन्ड, आई वॉज रिमूव्ड। यह मैं नहीं कह रहा, यह दिनेश गुंडू राव नहीं कह रहे, ये वहां के महामहिम राज्यपाल कह रहे हैं, जो आज भी राज्यपाल हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की भूमिका अब सीधे सीधे उस पर उंगली उठी है। जब आपके महामहिम राज्यपाल ने गोवा में बीजेपी के मुख्यमंत्री और सरकार द्वारा भ्रष्टाचार की बात कही, तो प्रधानमंत्री जी, आपने भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार को हटाने की बजाय वहां के महामहिम राज्यपाल को क्यों हटा दिया? और सच यह है कि गोवा जैसे दूसरे प्रदेशों में भी डबल इंजन की सरकारें अब डबल भ्रष्टाचार की सरकारें बन गई हैं। इससे पहले कि हम आपके प्रश्न लें, मैं अनुरोध करूंगा मेरे साथी और गोवा के प्रभारी दिनेश गुंडू राव जी से कि वो आपको अपनी बात इस विषय पर रखेंगे और फिर हम दोनों विषय पर सवाल लेंगे। Thank you, Surjewala ji. What the Congress party had always been alleging, and what the people of Goa always knew, that one of the most corrupt governments in this country is the Goa government. Because this is a government formed on the basis of corruption, on a foundation of defections, on inducements, bribery, and it is not a legitimate government. It was a government which was rejected by the people but still formed by the back door. So yesterday's statement made by Governor Shri Satyapal Malik just exposes the reality of what is happening in Goa. Because this is a person who is not an ordinary man. He was the governor of Goa during the pandemic period. He had access to information. The Congress party had told and demanded the governor at that point of time that there is corruption going on and this matter should be looked into. And he has looked into the matter. He has found that our allegations were true. And after ascertaining the facts, as a governor, he has done his job in informing the center. He has informed the Prime Minister. So what more damaging than this can be of the role of the Prime Minister and the role of the Chief Minister in protecting and indulging in corruption? The Chowkidar who is supposed to safeguard our country and
protect the country's assets and to protect the expenditure that the government does, when he finds out information from his own governor, who he has appointed by recommending his name to the President of India, when he gets such an information, what has the Prime Minister done? He has removed the governor who told him about this naked corruption taking place in Goa. So what does that mean? It means Chaukidar chor hai, Chaukidar bagidar hai. That is a clear inference that we can make from this whole episode what Satyapal Malik ji is saying. And he has also said that anything and everything in Goa, in the government of Goa, was for sale and there was corruption everywhere. So I think there are two things that the Prime Minister should do. Either he should sack the CM of Goa immediately, order an investigation into this whole matter, tell his agencies to look into this entire episode and unearth the truth, or he should come out with the facts is directly protecting these corrupt people. So I think I don't want to add anything more than that, but to say that Pramod Sawant has got no moral right to continue as Chief Minister. If he has any iota of morality, he should quit himself and the government should take immediate action and constitute an inquiry on this whole matter. Thank you. Thank you. Any questions you are welcome to ask. Looks like, sir, that the BJP government in the center would take any action so far. You take yesterday, no word from them. Is the Congress party planning to go to the courts or any other step in the Congress party's plan? Corruption here is writ large. Bribery here is nakedly apparent. The constitutional oath of integrity is dead. The accountability to people has been buried 100 feet under the ground by Mr. Sawant, his team, and the Bharatiya Janata Party. And the sad part is, the Prime Minister of India was aware of it, but he decided to shoot the messenger instead of punishing the corrupt. Goa is about to go to polls, led by our in charge, Shri Dinesh Gundu Rao, our PCC and CLP. We will ensure that a government of the corrupt and a government for the corrupt, which is the Goa BJP government, is not only shown the door, but the next Congress government, if the present Prime Minister does not hold an inquiry, will lodge appropriate FIR under the Prevention of Corruption Act and see to it that every single penny looted by the BJP government belonging to Goans is recovered and people are punished. We will also expose them in people's court. The ball today is in Prime Minister's court, and with folded hands we say to you, Mr. Prime Minister, it is your credibility that is at stake. आदरणीय मित्र, भ्रष्टाचार के कपड़े उतरकर सामने अनावरण होकर निर्वस्त्र होकर सामने खड़ा है भाजपा का। भाजपा का भ्रष्टाचार निर्वस्त्र आपके सामने खड़ा है। संविधान की शपथ लेकर ईमानदारी से सरकार चलाने का वादा सैकड़ों फीट जमीन के नीचे गड्ढे में दबा दिया गया है। और नैतिकता और जिम्मेवारी, ये दोनों पैसों की वेदी पर भेंट चढ़ गए हैं। अब सारी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री जी के द्वार पर है। प्रधानमंत्री जी, जैसा मेरे मित्र ने कहा, अगर अब भी आप कार्रवाई नहीं करेंगे
तो भाजपा की केंद्र सरकार की भागीदारी साफ साबित हो जाएगी और हम ये सारा मामला जनता की अदालत में कांग्रेस की सारे दोस्त लेकर जाएंगे, आंदोलन भी करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि कुछ दिनों बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा, गोवा के लोग इस भ्रष्टाचार, लूट और गोवा के लोगों को अपने हाल छोड़कर, कोरोना में मरने के लिए छोड़कर, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्टी को इसकी सजा मिले। अगली कांग्रेस सरकार बाकायदा निष्पक्षता से एफआईआर दर्ज कर इसकी जांच करेगी और भ्रष्टाचार के एक एक पैसे को गोवा के खजाने में वापस डालेगी और जो जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाएंगे, वो कितने भी बड़े पद पर हों, उन्हें हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों में डाला जाएगा। प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़कर आपसे विनम्रता से अनुरोध है, अगर अब भी अगर गोवा के पूर्व महामहिम और आज भी जो राज्यपाल हैं, उनकी बात पर भी अगर आज आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस देश की जनता का विश्वास भ्रष्टाचार के किसी मामले में कार्रवाई करने की आपकी क्षमता से भी पूर्णतया उठ जाएगा। I'll come to you also. Let Sunil first ask. Today's meeting, since even Dinesh Gugula was there because he's testing it and seeing, did you all reflect about the fact that there are small regional parties? For example, let me be more open. Parties like the TMC, which are now, trying in Goa. There are some attempts even in Uttar Pradesh and various other states to build up another third possible front. Congress has been saying they are the B team of the BJP, as we saw with Lalu Prasad Yadav, and they have retweeted and accused you of being the B team of the BJP. So it's like a two to my mind. How are you all going to counter that, especially in a state like Goa, where they are trying to take the opposition space where ultimately the Congress was in the lead? But इसका supplement है. Okay, you can also add it. आज तृणमूल ने ये भी कह दिया कि 20 अगस्त मैडम सोनिया गांधी ने पूरा अपोजिशन को मीटिंग बुलाई थी, लेकिन उसके बाद से आज तक कुछ कम्युनिकेशन नहीं हुआ, इसलिए तृणमूल अकेला बढ़ रहा है, कांग्रेस के लिए वेट नहीं कर रहा। Sunil ji, let me first begin with your reference to Goa. The truth is, if any single political party, which is also the principal opposition party, has fought Bharatiya Janata Party and Modi government's policies for last 7 years, single-handedly, without bowing down, without getting cowed down, without retracting even a step, at the cost of many personal sacrifices, despite being persecuted recklessly and unjustifiably by the ruling dispensation, it is the Indian National Congress, Mr. Rahul Gandhi and Mrs. Sonia Gandhi. I think our record speaks for itself. Opposition parties, whenever they get ED notices, whenever their leaders are summoned to ED offices or CBI offices unjustifiably, I agree that that's also part of a persecution plan. Many times they retract and many times latently or patently some of them have compromised. I don't blame them. Everybody does not necessarily have the courage to stand for truth, come what may. And we empathize with those smaller opposition parties. We will support those smaller opposition parties even when they oppose us, because it is our duty to stand with everybody who is being wrongly persecuted. Every party has a right to fight elections. Please remember, in Goa, TMC fought last assembly election also. But what did they do for 5 years thereafter? Elections are not tourism, that you fight one election and then you go away after the election and then reappear after 5 years. So, while I recognize their right to fight election independently, for that's the beauty of our democratic polity, they need to understand what are they fighting, who are they fighting,
And what are they fighting for? The Indian National Congress is fighting for Goa, transparency, accountability, people of Goa and rights of people of Goa. What are the other political parties fighting for? BJP is fighting for the kind of corruption that we have seen. But if other political parties need to also introspect, and I'm saying so with great respect to their right to democratically fight elections, are they strengthening the cause of BJP, or are they really in contest for their own place in the polity of Goa? That's a question. I leave it to them to decide. Congress party will determinedly, unitedly and decisively fight against the corrupt architecture created by BJP in Goa, which has decimated one of the most talented, one of the best states, one of the most literate states, a state which has one of the finest people in this country. And they are decimating its very culture, its very ethos, its very polity and its very atmosphere. So we are determined to fight. Other parties need to introspect. आदरणीय मित्र, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पिछले 7 साल से लगातार बगैर झुके, बगैर डरे, बगैर दबे मोदी सरकार की लोक विरोधी नीतियों से लोहा लिया है। आप किसी आम जनमानस से पूछिए कि मोदी जी से बगैर डरे कौन लड़ा है, तो सीधे नाम आएगा राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्योंकि ये हम हमारा दायित्व और जिम्मेवारी मानते हैं जो देश के प्रति है। अगर देश प्रेम की कोई सही परिभाषा है तो मोदी सरकार की लोक विरोधी नीतियों से लगातार लड़ना है। हमने अनेकों जुल्म सहे पिछले 7 साल में। अनेकों बार मोदी सरकार के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्शन डिपार्टमेंट यानी ईडी, जो मोदी सरकार का इलेक्शन डिपार्टमेंट है उसका नया नाम है ईडी, मोदी सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, भारतीय जनता पार्टी का सीबीआई डिपार्टमेंट, ये तीनों भी कांग्रेस के नेताओं पर और कांग्रेस पार्टी पर इन्होंने लगातार हमले किए। पर हम उस हमले से छाती अड़ाकर जूझे और लड़े। कई और राजनीतिक दलों पर भी नाजायज ईडी, सीबीआई इत्यादि का इस्तेमाल किया गया। जब जब उन्हें ईडी के दफ्तर में बुलाया जाता है तो कई बार छोटे राजनीतिक दल घबरा भी जाते हैं। पर मुझे इससे उनसे कोई द्वेष नहीं। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से फॉर्मली ये कहता हूं कि वो चाहे छोटे राजनीतिक दल हमारा विरोध भी करें, हम फिर भी उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी अन्याय के खिलाफ लड़ना है, वो हमारे साथ हो या इस देश के किसी दूसरे राजनीतिक दल या व्यक्ति विशेष के साथ हो। हां, गोवा की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार भी विधानसभा के चुनाव में 5 साल पहले टीएमसी ने चुनाव लड़ा था। चुनाव लड़ने के बाद वो 5 साल कहां गए? वो वापस चले गए। अब जब चुनाव आया है तो फिर वापस आ गए। चुनाव कोई टूरिज्म नहीं है कि जो आप गोवा में 5 महीने 2 महीने के लिए टूरिज्म के लिए गए और फिर वापस चले गए। ये गोवा के जो सबसे गुणी, अच्छे, बहादुर लोग हैं, वहां एक अच्छी, पारदर्शी और ईमानदार सरकार देने की लड़ाई है जो कांग्रेस कर रही है और करती रहेगी। हम हर राजनीतिक दल को अधिकार है चुनाव लड़ने का, समेत टीएमसी के, और मैं इसका सम्मान करता हूं। पर उन राजनीतिक दलों को जरूर अपने पुराने व्यवहार और इतिहास को लेकर अंतरात्मा में झांककर देखने की आवश्यकता है कि क्या वो अपने कार्यकलाप से भाजपा को मजबूती तो नहीं दे रहे, या भाजपा को कवर फायर तो नहीं दे रहे। फिर भी वो लड़ना चाहें, उनका स्वागत है, क्योंकि ये प्रजातांत्रिक अधिकार है। कांग्रेस जरूर गोवा के लोगों की प्रभुसत्ता के लिए, जनता की प्रभुसत्ता के लिए
गोवा में ईमानदार, पारदर्शी और एक स्वच्छ प्रशासन देने के लिए लड़ती रहेगी। बाकी राजनीतिक दलों को अपने विवेक से निर्णय लेना पड़ेगा। धन्यवाद। देखिए, अब मैं अगर इतने आगे भविष्य में देख सकता तो आपके समाचार पत्र और टेलीविजन मुझे कंसल्टेंट रख लेते। सोनिया गांधी ने एक और बात कही, पार्टी के नेताओं को कहा कि अनुशासन में रहने की जरूरत है। क्या सोनिया गांधी G23 के नेताओं और सिद्धू सहित इतनों को नसीहत दे रही थी? देखिए, श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा कहा गया हर शब्द महत्वपूर्ण है। वो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, ना किसी समूह के लिए, वो सबसे पहले कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख के तौर पर मेरे लिए है। मेरे साथी बैठे हैं दिनेश जी, इनके लिए है। क्योंकि सोनिया गांधी जी और कांग्रेस की विचारधारा है कि हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना है, हमें भेदभाव के खिलाफ लड़ना है, हमें जनता पर और संविधान पर और प्रजातंत्र पर होते हुए हमले के खिलाफ लड़ना है। और सामने चाहे कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जो हमारा विरोध करे, अगर उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर आप किसी पत्रकार मित्र को महीनों तक जेल में ठूसा जा रहा है, तो चाहे आप मेरी आलोचना भी करें, मैं आपके लिए लड़ूंगा। और उस अनुशासन को मुझे तोड़ना नहीं। और उस अनुशासन के लिए यह अनिवार्य है कि मेरी आवाज एक हो, मेरे यहां से दो स्वर ना हो, मेरा और दिनेश गुंडू राव जी का स्वर अलग अलग ना हो। हम दोनों मिलकर न्याय और असमानता के खिलाफ लड़ें, यही उनकी नसीहत है। और मुझे लगता है कि बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटे कार्यकर्ता को पार्टी की अध्यक्षा जी की इस नसीहत को सकारात्मक रवैये से अपनी अंतरात्मा में ढालकर जरूर सोचना चाहिए। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो सवाल के लिए साधुवाद, क्योंकि इस देश में 65 करोड़ आबादी, किसान, खेत मजदूर, मंडी के दुकानदार से जुड़े सवाल अक्सर टेलीविजन पर नीरस माने जाते हैं। तो इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपको साधुवाद दूंगा दोनों को। सर, कैन आई फर्स्ट आंसर दिस क्वेश्चन दैट आई एम आंसरिंग? आज पूरे उत्तर भारत में और देश में किसान त्राही त्राही कर रहा है। क्या मोदी जी ये जानते हैं कि खाद थानों में बंट रही है? क्या मोदी जी ये जानते हैं कि 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन से हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग लाइनों में लगे बैठे हैं एक कट्टा डीएपी खाद के लिए? क्या भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि एक कट्टा डीएपी खाद की कीमत आज 3000 रुपया से ज्यादा है? जो खाद के डीलर हैं वो आपको 5 चीज और जबरन खरीदवा रहे हैं और सरकारें खरीदवाने की इजाजत दे रही हैं। 3500-4-4 हजार रुपया में एक डीएपी खाद का कट्टा मिलता है। और जितनी खाद डीएपी की बुआई के सीजन के लिए डलेगी उसका 1/3 कोटा भी नहीं मिल पा रहा। पहले तो आपने खाद के दाम औने पौने बढ़ा दिए, जब राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने विरोध किया दाम घटा दिए, पर खाद मंगवाई ही नहीं। 3 कारण हैं। नंबर 1, इस देश में जो डीएपी की खाद है उसकी काला बाजारी हो रही है और मोदी सरकार वो काला बाजारी करवा रही है, मेरा यह सीधा इल्जाम है। दूसरा कारण, खाद का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात होता है, इनपुट्स का। मोदी सरकार डीएपी खाद और उसके लिए जो बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाला सारा रॉ मटेरियल है उसे आयात करना ही भूल गई, क्योंकि खाद का धंधा भी, अगर खाद नहीं मिलेगी तो किसानी नहीं चलेगी, किसानी नहीं चलेगी तो 3 काले कानून जल्दी लागू कर 25 लाख करोड़ का खेती व्यापार अपने मित्रों को बेचने में आसानी हो जाएगी।
तो किसान को अगर खाद नहीं मिल रही तो ये 3 काले कानून लागू करने के षड्यंत्र का हिस्सा है। और तीसरा, खाद का जो कारण वो रेल ट्रैक्स, जो रेलवे वैगन्स दे रहे हैं, वो भी सही नहीं पूरा। बाकायदा डेडिकेटेड फर्टिलाइजर मूवमेंट का एक स्केड्यूल है जो 25 साल से कांग्रेस ने बना रखा है, उस स्केड्यूल को एडहियर नहीं किया गया। और ट्रांसपोर्टेशन जो बाय रोड हो सकता था उसे भी एडहियर नहीं किया गया। तो इन तीनों कारणों से हिंदुस्तान में डीएपी खाद की आर्टिफिशियल कमी की गई है। आखिर में लक्ष्य केवल एक है, किसान को मारो और मित्रों को जिताओ। पर मोदी जी, इस किसान को माफ कीजिए, कोई हरा नहीं पाया, क्योंकि भगवान किसान के साथ है। धन्यवाद। किस विषय पर मिलने जा रहे हैं निर्वाचन सर? 4:30 आप बता दीजिए सर। साथियों, आज 4:30 बजे कांग्रेस का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग जाएगा। हमने कल बाकायदा शिकायत की थी सत्ता के दुरुपयोग की हेमंतो बिस्वा शर्मा जी के द्वारा। चुनाव आयोग ने उन्हें एक संज्ञान लेते हुए हमारी दरख्वास्त का उनको नोटिस जारी किया है और आज 5 बजे तक जवाब देने का समय दिया है। 4:30 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे साथियों से कांग्रेस का एक डेलीगेशन मिलेगा। उसके बाद हम आपको उस बारे में ब्रीफ करेंगे। 2 प्रेस विज्ञप्ति दोनों विषयों पर हम अभी जारी कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह जी होंगे जो प्रभारी हैं, मैं हूँगा, सीवी साहब होंगे, पवन बंसल जी।